पदार्थों को अलग अलग गुणों के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। जैसे उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर हमने कल क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस बांटे थे ठोस पदार्थों को, है ना। वैसे ही किसी पदार्थ में विद्युत आवेश के चालन के आधार पर भी पदार्थों को वर्गीकृत किया जाता है। चालन मतलब चलना। तो किसी पदार्थ में विद्युत आवेश चल सकता है कि नहीं चल सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। जैसे मान लो अगर हम एक पदार्थ ले लेते हैं, ये पेन, और किसी तरह से इसके एक किनारे में आवेश छोड़ देते हैं, उसको आवेश दे देते हैं एक किनारे में, तो वो आवेश उस किनारे से इस किनारे तक आ सकता है कि नहीं आ सकता है। मतलब ये पेन का जो बॉडी है वो उसको रास्ता देगा कि नहीं यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक, इस आधार पर हम लोग पदार्थों को फिर से वर्गीकृत करेंगे। ठीक, किसके आधार पर वर्गीकृत करेंगे? विद्युत आवेश के चालन के आधार पर। विद्युत आवेश के चालन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो पहला इसका जो प्रकार है पदार्थों का, सामान्यतः सुने होंगे ये शब्द और जानते भी हो इसके बारे में, तो ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। पहला इसका प्रकार है चालक या कहें सुचालक। ठीक है, अभी केवल चालक लिख लेते हैं। चालक नाम से समझ में आ रहा है। चालक मतलब जो चलने दे अपने में से होकर विद्युत आवेश को। समझ लेना, विद्युत का जितना भी हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास में, विद्युत जिसमें प्रवाह हो रहा है ना, उसका मूल इकाई आवेश ही होता है। आवेश ही बहते हैं और वही जब बहते हैं तो विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। ठीक, तो क्या सभी चीजों में विद्युत बहते हैं? नहीं बहते ना। किस में बहते हैं? चालक में बहते हैं। मतलब चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से होकर विद्युत का प्रवाह होता है, और विद्युत मतलब समझो विद्युत आवेश। तो यहां पे हम कह सकते हैं चालक वे पदार्थ हैं जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकते हैं या विद्युत आवेश गति कर सकते हैं। ठीक, समझ आ रहा है बात? चलो नोट करना इसको, चालक का परिभाषा नोट कर। हो गया, ये हेडिंग नोट कर लिए। चलो अब लिखो, चालक वे पदार्थ हैं जिनमें से होकर विद्युत आवेश सरलतापूर्वक प्रवाहित हो सकते हैं या गति कर सकते हैं। हो गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जितने भी धातु हैं, जैसे चांदी, चांदी को स्टार्टिंग में मैं लिख रहा हूं, इसके पीछे का कारण भी है। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है विद्युत आवेश का। ठीक है, इसलिए इसको पहले लिख रहा हूं। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और जितने भी धातु हैं वो सभी विद्युत के चालक हैं। इसके साथ ही साथ और भी कुछ चीजें, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, मानव शरीर, हमारा शरीर भी क्या है? चालक है।
ठीक, मतलब अगर हम लोग एक जगह पर हम लोग आवेश छू लें तो वो आवेश हमारे शरीर से होकर बह सकते हैं। ठीक, मानव शरीर हो गया और पृथ्वी आप अपने आप में क्या है, एक चालक है, इसमें भी आवेश प्रवाहित हो सकते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी इतनी अधिक है कि इसको जितना ज़्यादा आवेश दिया जाए वो सबको धारण कर लेती है और उतना रिएक्ट नहीं करती कि ये आवेश धारण किए हैं। ठीक है, इसकी क्षमता बहुत ही अधिक है पृथ्वी की, नहीं तो अगर क्षमता कम होती तो कहीं एक जगह आवेश गिरता उसका इफेक्ट पूरा चारों तरफ पड़ता। ठीक, लेकिन क्षमता इतनी है कि वो आवेश को पूरा धारण कर लेती है पृथ्वी। ठीक, ये तो ढूंढती रहती है पृथ्वी कि मिले कहीं से आवेश। ठीक है, और हम लोग बस उसको रास्ता देने का काम करते हैं। जैसे मान लो छू लेंगे करंट को, तो करंट को जैसे ही छुएंगे तो उसमें क्या बह रहा है, आवेश बह रहा है, विद्युत आवेश। वो देखेगा अरे पृथ्वी में जाने के लिए रास्ता मिला, चलो घुस के जाएं इसके अंदर से, तो वो हमारे शरीर से घुस के आगे बढ़ते हैं। ठीक, और उस बीच जब वो हमारे शरीर से ट्रेवल कर रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं, उस बीच हमारे शरीर में जो अन्य आवेश होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं, या पूरे कोशिका को, वो कोशिका में जो आयन है या हमारे शरीर में जो आयन है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। समझ आया बात? उसी को फिर बोलेंगे करंट लगता है। अब वो रास्ता मिल गया, जल्दी से छोड़ेगा थोड़ी ना, ऐसे छुएंगे मतलब उसको रास्ता देंगे तो वो देख लेता है अरे अच्छा रास्ता है, पकड़ के रखो इसको। समझ आ रहा है बात? इसलिए चिपक जाते हैं फिर, अगर नीचे तक टच में रहे, पृथ्वी के टच में रहे तब। और अगर चप्पल पहने रहेंगे मतलब रास्ता आधा अधूरा है, शरीर में प्रवेश तो कर जाएंगे लेकिन आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो बोलते हैं चलो छोड़ो इसको, फिर झटका देके छोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो ये सब ध्यान में रखना। चालक कौन कौन है? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, मानव शरीर, पृथ्वी, ये सब क्या है? चालक है। क्लियर? दूसरा, विद्युत रोधी। वैसे तो अभी तक तुम लोग पढ़े होगे तो कुचालक बोलते थे, लेकिन अब उसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करेंगे तो विद्युत रोधी नाम देंगे। विद्युत रोधी नाम में समझ आ रहा है? विद्युत का रोधी, रोधी मतलब अवरोध करने वाला। ठीक है, तो विद्युत रोधी किनको बोलेंगे? मान लो ये आवेश यहां पे दे दिए और उसके बाद आवेश इधर आने का परमिशन मांग रहा है, आऊं करके, तो नहीं, रोक दो उसको। ये क्या कर देगा? रोक देगा। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आवेश को बहने नहीं देते, रोक देते हैं, उन पदार्थों को क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। अर्थात जिन पदार्थों में से विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते या गति नहीं कर सकते हैं, उन पदार्थों को ही हम क्या कहेंगे? विद्युत रोधी या कुचालक। क्लियर है? चलो नोट करो इसको भी। लिखो, जिन पदार्थों में से होकर विद्युत आवेश गति नहीं कर सकते, उन पदार्थों को विद्युत रोधी कहते हैं। हो गया? जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? लकड़ी, वो भी लकड़ी सूखा रहेगा तब, अगर कच्चा रहेगा तो उसमें से थोड़ा बहुत मात्रा में विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकते हैं। ठीक है? लकड़ी, कांच,
रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है? विद्युत रोधी है। ठीक, या जितने भी ज्यादातर अधातु है वो विद्युत रोधी है। धातु चालक होते हैं और अधातु प्रायः विद्युत रोधी होते हैं। क्लियर है? हालांकि कुछ कुछ उसमें भी अपवाद है। अधातुओं में एक होता है ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक है। ठीक, अधातु होकर भी वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो ये बात भी दिमाग में रखना। आगे बढ़े, चालक हो गया, विद्युत रोधी हो गया। अब एक ऐसा पदार्थ भी होता है जिनकी चालकता इन दोनों के बीच की होती है, मतलब वो थोड़ी बहुत मात्रा में विद्युत आवेश को बहने देता है लेकिन ज्यादा मात्रा में बहने नहीं देता। उन पदार्थों को हम कहते हैं अर्धचालक। क्या कहेंगे? अर्धचालक। किसको बोलेंगे अर्धचालक? जिन पदार्थों की चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होती है। ठीक है, उन पदार्थों को क्या कहेंगे? अर्धचालक। चलो लिखो, जिन पदार्थों की चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच की होती है, चालक और विद्युत रोधी के बीच की होती है, उन पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। हो गया? इसके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मुख्य अर्धचालक है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये तत्व है आवर्त सारणी में देखे हो उपधातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे चल के जानेंगे कि अर्धचालक और भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी तो बस ये मुख्य अर्धचालक के बारे में जान रहे हैं, बाकी आगे चल के और भी अलग अलग प्रकार के अर्धचालकों के बारे में जानेंगे। तो अब बताओ, इतने में कोई कंफ्यूजन थोड़ी है? देखो, अब जब हम लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो उसमें धातु, अधातु और उपधातु पढ़ते हैं, और उन्हीं में से जो ज्यादातर धातु होते हैं वो चालक होते हैं, ज्यादातर अधातु विद्युत रोधी होते हैं, और जो उपधातु हैं वो क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी अधातु हैं वो कुचालक ही होंगे। अधातु में अभी मैं बताया हूं ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या है? सुचालक है। ठीक, तो धातु, अधातु और उपधातु का मतलब अलग है, और चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक का मतलब अलग है। क्लियर? इसके बाद आगे जानते हैं। अब जो चीजें पढ़ेंगे वो तुम लोगों के लिए नोट करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। भू संपर्कण, भू संपर्कण। भू मतलब क्या होता है? भू मतलब भूमि, पृथ्वी, है कि नहीं? इसी को क्या बोलते हैं? अर्थिंग। पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, अर्थ से कनेक्ट करना, अर्थिंग। ठीक है, तो भू संपर्कण मतलब भूमि से संपर्क करना। कैसे संपर्क करना और किसका संपर्क करना? तो आवेशित पदार्थों को यदि भूमि से संपर्क कर दिया जाए तो क्या होगा? इधर समझना ध्यान से।
मान लो हमारे पास एक विद्युत रोधी स्टैंड है। विद्युत रोधी स्टैंड मतलब लकड़ी का होगा, प्लास्टिक का होगा या अन्य विद्युत रोधी पदार्थों का होगा। तो क्या इसमें से आवेश बह के नीचे जा पाएगा? नहीं। मान लो यहाँ पे है पृथ्वी के ऊपर ये स्टैंड रखा हुआ है और इस स्टैंड के ऊपर में एक धातु का छड़ जो है वो रखा हुआ है, या धातु का छड़ बोले या कोई भी पदार्थ जो कि कैसा है, आवेशित है, पहले से आवेशित है। मतलब इसने दूसरे से किसी न किसी से पहले से आवेश ले लिया है, या तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा इसने किसी से, या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, तभी तो इसके पास आवेश होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इसके पास ऋण आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इसके पास धन आवेश होगा। क्लियर है बात? तो चलो अभी के लिए मान लेते हैं इसके पास, दोनों बताऊंगा, अभी मान लेते हैं सबसे पहले धन आवेश है इसके पास। तो इसका जो धन आवेश है इस आवेशित पदार्थ का, वो वैसे का वैसा रहेगा अभी कि नहीं? उसके पास जितना धन आवेश है वो उतना ही रहेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको हमने इस विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा है। तो ये आवेश इन विद्युत रोधी पदार्थों से होकर तो नीचे तक जा नहीं पाएंगे, रास्ता नहीं है। समझ रहे हो बात? तो इसका आवेश अभी संरक्षित है कि नहीं? ठीक। लेकिन अगर हम इसे एक चालक तार के द्वारा जोड़ दें और कहां पे लगा दें? पृथ्वी पे जोड़ दें, तो इसका जितना भी आवेश है वो कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक। इसी को तो बोलते हैं भूसंपर्कण या कहें अर्थिंग। ठीक। पहले के समय में घरों में लगाते थे कि नहीं अर्थिंग? याद है किसी को? पहले के समय में लगाते थे अर्थिंग। आज के समय में डायरेक्ट जो तार खींचते हैं उसको अर्थिंग बोल देते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट तार हम लोग खींचते हैं, दो प्रकार के तार खींचते हैं ना घरों में, उसमें जो दो तार होते हैं वो वास्तव में अर्थिंग नहीं होता है, एक वो न्यूट्रल होता है। एक होता है मेंस तार या जिसको फेज बोलते हैं, और एक होता है उदासीन तार जिसको न्यूट्रल बोलते हैं इंग्लिश में। वो अर्थिंग नहीं होता है। पहले जो जमीन में गड़ाते थे ना वो अर्थिंग होता था। ठीक। आजकल उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका जगह ले लिया है न्यूट्रल ने। हालांकि उसका आवश्यकता थोड़ा बहुत है भी, वो मैं बताऊंगा आगे जाके। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ आ रहा है कि नहीं भूसंपर्कण का मतलब क्या है? जब किसी आवेशित पदार्थ को किसी चालक तार के द्वारा पृथ्वी से संपर्कित कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उस आवेशित पदार्थ में उपस्थित आवेश पृथ्वी में चला जाता है। ठीक। इस घटना को ही क्या कहते हैं, या इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? भू संपर्कण करना या अर्थिंग लगाना कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अब ध्यान से समझो। अभी तो मैंने बोल रहा था कि धन आवेश गति कर नहीं सकते, बोला हूं कि नहीं? धन आवेश गति कर नहीं सकते, तो ये फिर पृथ्वी में जाएंगे कैसे? इसके पास तो हाथ पैर नहीं है, तो जाएंगे कैसे पृथ्वी में? तो वास्तव में पृथ्वी में ये नहीं जाएंगे, बल्कि पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे। जितना इसके पास धन आवेश है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनको खत्म करेंगे। समझे बात? धनावेश क्यों है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। समझ रहे हो? इसने किसी को इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तभी तो धनावेश है इसके पास। अब मान लो 4 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को त्यागा है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर या कहें 4 प्रोटॉनों के बराबर धनावेश होगा। लेकिन अगर वही 4 इलेक्ट्रॉन फिर से पृथ्वी से आ जाए और इसमें घुस जाए, तो इसका तो आवेश खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो बात कि नहीं? एक बात याद रखना, सभी पदार्थ में आवेश ऑलरेडी रहते हैं, चाहे वो कोई भी प्रकार का पदार्थ क्यों ना हो, चालक, अर्धचालक, कुचालक, कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, सब में आवेश ऑलरेडी रहते ही रहते हैं, बशर्ते जितना धन आवेश होते हैं उतना ऋण आवेश भी होते हैं, और वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है? इसलिए वो पदार्थ अनावेशित रहते हैं, बिना आवेश के रहते हैं। लेकिन कोई एक चीज अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो वो तो अपना असर दिखाएगा ना। तो होता क्या है, जब घर्षण करते हैं
तो एक पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाते हैं। तो एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और दूसरे में ज़्यादा हो जाते हैं, तब जाकर के आवेश का प्रदर्शन होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा वो बोलेगा मैं ऋण आवेशित हो गया, जिसमें कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वो बोलेगा मैं धन आवेशित हो गया। समझे बात? लेकिन वो आवेश तो पहले से था उसके पास, बशर्ते अंतर इतना था कि पहले जितना धन आवेश था उतना ऋण आवेश भी था, और वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दे रहे थे। बात समझ रहे हो इतना? हाँ, तो ये है अर्थिंग। अभी अगर धन आवेश हैं तो पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इन धन आवेशों को खत्म करेंगे। लेकिन अगर इसके पास ऋण आवेश रहता, मतलब सीधी सी बात है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता। ऋण आवेश कब रहेगा? जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना। तो जैसे ही इस पदार्थ को पृथ्वी से जोड़ेंगे वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे, मतलब कि ऋण आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, तो इसका फिर से आवेश खत्म, दोनों ही कंडीशन में। ठीक, कोई डाउट थोड़ी है? अब बोलो। इसी को ही बोलते हैं भू संपर्कण करना या अर्थिंग लगाना। अब ये भू संपर्कण करना को ऐसे दर्शा देते हैं, मान लो किसी आवेशित पदार्थ को अगर भू संपर्कित किया गया है तो इसको ऐसे दर्शाते हैं अर्थिंग को। इसका मतलब है कि इधर वाला भाग जमीन में गड़ा है, ठीक है, या जमीन से पृथ्वी से संपर्कित है। अर्थिंग लगाने, अर्थिंग को ऐसे ही दर्शाते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन थोड़ी है? अब क्या है भू संपर्कण? तो मैं बता रहा हूं, एक बार और सुन लो। जब किसी आवेशित पदार्थ को चालक तार के माध्यम से पृथ्वी से संपर्कित कर दिया जाता है तो उस आवेशित पदार्थ में उपस्थित समस्त आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं। इस घटना को ही भू संपर्कण या अर्थिंग कहते हैं। क्लियर? अब इसका महत्व क्या है हमारे लाइफ में, तो चलो समझो। होता क्या है, सामान्यतः जब हम लोग घरों में यूज करने के लिए खींचते हैं बिजली, तो अभी के समय में मुख्य रूप से 2 तार आते हैं। रहने के लिए तो 3-4 तार देखोगे, ऐसे 4 तार देखते हो ना। तो इन 4 तारों में से सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हो तुम लोग? अर्थिंग। लेकिन आज से याद रखना, वो अर्थिंग नहीं कहलाता है, वो अर्थिंग नहीं है, वो क्या है? न्यूट्रल है, मतलब उदासीन तार। उदासीन तार मतलब उसमें कुछ आवेश नहीं होता है, मतलब जहां से वो आया है अपने मायके से, वहां से कुछ आवेश लेके नहीं आया है। समझ आ रहा है बात? कहाँ है मायका इसका? अभी हमारे आसपास में कोरबा है ना, तो वहां से ये कुछ आवेश लेके नहीं आता है। क्लियर? और ये जो 3 तार हैं, इन तारों को बोलते हैं मेंस तार या फेज तार। क्या बोलते हैं? फेज तार या मेंस तार। तो अपने घर में जब हम लोग खींचते हैं बिजली का उपयोग करने के लिए, तो कितने तार की आवश्यकता होती है इसमें से? 2। कौन कौन से? तो एक ये जरूरी है उदासीन तार, न्यूट्रल तार जरूरी है कि नहीं, और दूसरा फेज तार। कोई भी एक फेज को खींचेंगे जिसमें लाइट अच्छा है, ठीक ठाक है, उसको खींच लेंगे, और उसके बाद फिर इन दोनों तारों से पूरे घरों में जाल बिछा देते हैं, परिपथ बिछा देते हैं, और उसमें कहीं पे बल्ब, कहीं पे पंखा, कहीं पे टीवी, कहीं पे फ्रिज, कहीं पे कूलर, ये सब लगाते हैं। तो इन दोनों तारों का क्या जरूरत है? इसमें से वास्तव में ये फेज तार से जो विद्युत आवेश है वो आते हैं हमारे घर। ठीक? किसमें से होकर आते हैं? फेज तार या मेंस तार में से होकर आते हैं। और जब वो विद्युत आवेश ऐसे घरों में प्रवेश करते हैं तो वहां पे जितने भी युक्तियां लगी होती हैं घरों में, मान लो कहीं पे बल्ब लगा है, कहीं पे पंखा लगा है, ठीक, तो उन सब में से होकर जब वो गुजरती हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जो ये सब चीजें हैं, वो चलती हैं, अपना जो काम है वो करते हैं। बल्ब का काम है प्रकाश देना, पंखा का काम है घूमना और हवा देना। ठीक, तो ये सब
आवेश जब इसमें से प्रवाहित होते हैं तब हो पाता है, ठीक। लेकिन बचा खुचा आवेश जो है उसको वापस जाने के लिए भी तो रास्ता चाहिए, है कि नहीं। तो यहां से जितना आवेश आता है वास्तव में हम उस पूरे आवेश का उपयोग घर में नहीं कर पाते, ठीक। तो आता तो है फेज से और बचा खुचा को भेज देते हैं कहां से, उदासीन तार से। जा ये रास्ता खाली है तो एक्स्ट्रा आवेश को भेज देते हैं अर्थिंग से, थोड़ा बहुत जो बच जाता है उसको बोलते हैं जाओ, ये एंट्री है और वो एग्जिट है। समझ आ रहा है बात। आवेश के लिए ये फेज तार एंट्री है और ये उदासीन तार क्या है, एग्जिट है। क्लियर कि नहीं, कोई कंफ्यूजन अब। फिर अर्थिंग का क्या मतलब है, अभी तो मैं अर्थिंग का मतलब बताया नहीं हूं, फेज का मतलब बताया और उदासीन का मतलब बताया। अर्थिंग का क्या मतलब है समझो। मान लो हमारे घर में यहां पे कहीं पे कूलर लगा है, बीच परिपथ में कहीं पे जोड़े रहते हैं कूलर को। तो कभी कभार क्या होता है, कूलर में जो कहीं पे तार वार कट गया रहता है और वो उसके बॉडी से टच करता है, तो जो आवेश है वो कूलर को भी मिल जाता है। और फिर गलती से अगर हमारा हाथ पड़ गया कूलर पे तो झटका लगता है, करंट लगता है, क्योंकि आवेश जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है बहुत तेजी से प्रवेश करता है, उसी के कारण हमें झटके का अनुभव होता है, ठीक। तो वो कब होता है, जब कहीं पे तार कटा फिटा होता है और टच कर जाता है बॉडी से, तब कूलर में ये एक्स्ट्रा जो करंट है वो फ्लो होने लगता है, ठीक। क्योंकि उसका जो बॉडी है वो कैसा होता है, चालक होता है। हालांकि प्लास्टिक बॉडी वाला भी आता है तो उसमें करंट नहीं लगेगा, जो चालक बॉडी वाला हो, धातु वाला आता है उसमें करंट लगता है। कभी लगा है कि नहीं तुम लोगों को ऐसे कूलर से करंट नहीं लगा है, या किसी को देखे हो करंट लगते हुए, बात नहीं ऐसे सुने नहीं हो किसी को करंट लगा, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक। तुम लोग सुने हो ना, या लगा है किसी को, लगा होगा तो और अच्छे से समझते होगे ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। अब होता क्या है, वो एक्स्ट्रा करंट जब बॉडी में आ जाता है तो हमें करंट लगता है। लेकिन अगर हम घरों में इन दो तारों के अलावा एक और तार खींच दे जिसको बोलते हैं अर्थिंग, और वो कनेक्टेड रहता है जितने भी मशीन लगे रहते हैं उन सब से, और उस अर्थिंग को जब भी देखना कूलर का स्विच लगाओगे तो उसमें 3 पिन होता है कि नहीं, ऐसे। तो एक तो होता है न्यूट्रल, एक होता है फेज। ये किस लिए लगाए रहते हैं, शोपीस के लिए। वो शोपीस नहीं है, वही अर्थिंग है, समझ रहे हो बात। लेकिन अगर तुमने घर में अर्थिंग लगाया नहीं है तो ये कोई काम का नहीं है। और घर में अगर अर्थिंग तार अलग से खींचे हो, उसका तार अलग से खींचना पड़ता है और उसको कहां से गड़ाना पड़ता है, जमीन में गड़ाना पड़ता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, बचाव क्या होता है समझो। जैसे ही ये मेंस तार गया आगे कूलर में और कहीं पे टच कर गया बॉडी में, तो वो बॉडी में जितना एक्स्ट्रा करंट होता है वो तत्काल ये अर्थिंग में चला जाता है, और अर्थिंग जो है वो पहुंचा देता है उसको जहां भेजना है वहां, मतलब पृथ्वी में। और पृथ्वी में भेज देगा तो तुम बॉडी को अगर टच भी कर लोगे तुमको करंट नहीं लगेगा। समझ आया बात। तो ये खासियत है अर्थिंग का। क्लियर कि नहीं। अर्थिंग अगर जुड़ा रहता तो हमें करंट नहीं लगता है, ठीक। कोई कंफ्यूजन थोड़ी है अब। तो याद रखना, एक तार फेज, एक न्यूट्रल, और एक होता है जिसको घरों में जमीन में गड़ाते हैं, उसको बोलते हैं अर्थिंग या भू संपर्क, ठीक। याद रहेगा ये सब बात। पेपर में नहीं पूछेंगे लेकिन अपने जानकारी के लिए जरूरी है ये। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्या है अर्थिंग, अब चलो तो बताओ। भू संपर्कण क्या है, बोलो प्रदीप। ठीक ठीक ठीक
ठीक है, ध्यान में रहेगा। किसी आवेशित पदार्थ को जब किसी चालक तार के माध्यम से पृथ्वी से संपर्कित किया जाता है तो उस आवेशित पदार्थ में उपस्थित समस्त आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही भू संपर्कण या अर्थिंग लगाना कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद एक और चीज जानना है, हेडिंग नोट किए थे कि नहीं वो भू संपर्कण का? हेडिंग बस नोट कर लेना, बाकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। हेडिंग लिखोगे क्या है, जब भी देखोगे कॉपी तो हाँ ये भू संपर्कण नाम का भी एक चीज पढ़े थे ऐसा याद आएगा। ठीक है, कि लिखोगे, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, इतना जान लो। तो इसलिए पेपर में जो ज्यादातर पूछे जाने वाले चीज नहीं है उसको नोट नहीं करवा रहा हूं। बहुत से चीजें केवल समझने के लिए भी होती हैं हमारे, तो समझ चुके कि नहीं अर्थिंग क्या होता है उसको, अब भूल थोड़ी जाओगे, नहीं भूलोगे ना, तो ठीक है, पर्याप्त है। अब एक हेडिंग नोट करो, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। लिख लिए? अब ये क्या है प्रेरण द्वारा आवेशन, चलो समझते हैं। प्रेरण मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। प्रेरित करना मतलब जानते हो ना, कई तरीकों से प्रेरित किया जा सकता है। जैसे दो दोस्त है, एक जो है नशेड़ी है और दूसरा सीधा साधा है। तो जो नशेड़ी दोस्त होता है वो अपने सीधे साधे दोस्त से बोलता है आज बस, है कि नहीं, आज बस ले लो, उसके बाद फिर नहीं बोलूँगा। ठीक, उसको उकसाता रहता है कि तुम भी मेरे लाइन में आ जाओ। ठीक, इसी प्रक्रिया को तो बोलते हैं प्रेरण, किसी को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना। ठीक है, वैसे ही मान लो हमारे पास दो दोस्त है जो कि किस रूप में है, एक दोस्त बिल्कुल सीधा साधा अनावेशित पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अनावेशित पदार्थ है, और एक विद्युत रुद्ध स्टैंड में खड़ा हुआ है या उसके ऊपर रखा हुआ है। विद्युत रुद्ध स्टैंड मतलब समझ रहे हो ना, ये इसमें से आवेश नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है, ये पदार्थ है यहां से यहां तक, और इधर स्टैंड है, प्लास्टिक लकड़ी या जो भी चीज है विद्युत रोधी उसका बना हुआ। अभी ये कैसा है? अनावेशित है। अनावेशित मतलब कि इसके पास कोई एक्स्ट्रा आवेश नहीं है। ठीक, मान लो इसको हम नाम दे देते हैं बी। ठीक, और इसका एक दोस्त है, एक और क्षण जो कि आवेशित है, ए, धन आवेश से आवेशित है। ठीक, तो जैसे ही ये ए बी के पास आता है तो उसको बोलता है मैं आवेशित हूं, तुम भी हो जाओ आवेशित। ठीक, मतलब उसको क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। ठीक है, और जब प्रेरित करेगा, बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा, तो इससे होता क्या है, बी भी थोड़ा थोड़ा उसके रंग में रंगने लगता है। कैसे रंगने लगता है, ध्यान से समझो। होता क्या है, जब ये धन आवेशित पदार्थ ए बी के नजदीक जाएगा तो बी में ऐसी बात नहीं है कि आवेश नहीं है, आवेश तो उसके पास भी है, लेकिन जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश भी है। ठीक, बताया हूं ना मैं, सभी पदार्थ में आवेश वास्तव में रहते ही हैं, लेकिन जब जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश भी रहे तो वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो अभी इसके पास जितना धन आवेश है, मतलब जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन भी है, ऋण आवेश भी है। लेकिन जैसे ही ए जो कि इसके पास एक्स्ट्रा धन आवेश है वो बी के पास जाता है, तो बी के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो इस प्लस आवेश से आकर्षित होकर इधर इकट्ठा हो जाते हैं, लेफ्ट साइड में, बी के लेफ्ट साइड में, जिस ओर ए है।
तो जितने भी ऋण आवेश हैं या इलेक्ट्रॉन हैं इधर इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये वाला सिरा इसका कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा कि नहीं। और जितने भी धन आवेश हैं इसके, वो इस धन आवेश से प्रतिकर्षित होंगे तो उस किनारे में रहेंगे। मतलब धन आवेश एक तरफ और ऋण आवेश एक तरफ। अब मतलब वो बीच की स्थिति में है, इधर आधा मन बोल रहा है कि ले लें, आधा मन बोल रहा है कि नहीं लेना है। ठीक है, समझ आया बात। तो जब पास में इस ए को ले गए तो उसका जो ऋण आवेश हैं वो इधर शिफ्ट हो गए और धन आवेश उधर शिफ्ट हो गए। मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए और जो बचे हुए पार्ट हैं वो उधर शिफ्ट हो गए, आयन। क्लियर। अब अगर इसी टाइम हम पदार्थ बी के जो राइट साइड है जिधर धन आवेश है, उस साइड को अर्थिंग से जोड़ दें तो क्या होगा, अर्थिंग से जैसे ही जोड़ेंगे तो इस जमीन से इलेक्ट्रॉन आएंगे और आके इन तीनों को खत्म कर देंगे। ठीक, किनको खत्म कर देंगे, इन तीनों धन आवेश को खत्म कर देंगे। या बोल सकते हैं कि ये तीनों धन आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। बोलने के लिए ऐसे ही बोलते हैं कि राइट साइड का जो धन आवेश है वो कहां चला जाएगा, पृथ्वी में। जबकि वास्तविकता याद रखना, धन आवेश गति नहीं करते हैं, वास्तव में इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेश गति करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन आके इनको खत्म कर देते हैं। अब ये मान लो खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद में ये कनेक्शन काट दो, अर्थिंग काट दो। अर्थिंग लगाए तो धन आवेश खत्म हो गया। अब अर्थिंग को क्या कर दो, काट दो। और उसके बाद में ये ए को बोलो अब तुम जाओ। अब ये सीख चुका है, ये नशा करना सीख चुका है। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। शुरू वाला ही दोस्त देता है। कोई भी नशेड़ी जो होते हैं ना, तो शुरुआत उनका दोस्त कराता है, उसके बाद में वो खुद सीख जाता है। ठीक है, तो वैसे ही शुरुआत इसने करा दिया ए ने बी को। अब उसके बाद ए चला जाएगा, ठीक है मैं अब मिलते हैं किसी और दिन। लेकिन बी को तो वो ऋण आवेश मिल चुका है और उसका जितना धन आवेश था वो चला गया पृथ्वी में। अब अगर ए वहां से चला जाएगा तो ये ऋण आवेश जो है पूरे बी जो पदार्थ है उसमें फैल जाएगा। मतलब पूरा बी पदार्थ कैसा हो गया, ऋण आवेशित हो गया। समझ आया बात। पहले उसके पास आवेश नहीं था, लेकिन ए आके उसको प्रेरण द्वारा क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। यही तो है प्रेरण द्वारा आवेशन। समझे बात। मतलब कि अगर हम चाहें तो किसी अनावेशित पदार्थ को आवेशित पदार्थ की मदद से आवेशित कर सकते हैं। ठीक, या ये कहें कि जब किसी अनावेशित पदार्थ के पास एक आवेशित पदार्थ को ले जाया जाता है तो अनावेशित पदार्थ के उस भाग में जिधर आवेशित पदार्थ है विजातीय आवेश की अधिकता हो जाती है। जैसे इधर धन था तो इधर ऋण आवेश की अधिकता हो गया कि नहीं, इसमें बी में। और उसके दूर वाले सिरे में सजातीय आवेश की अधिकता हो जाती है। और इसी टाइम यदि दूर वाले सिरे को पृथ्वीकृत कर दिया जाए या अर्थिंग से जोड़ दिया जाए तो जो सजातीय आवेश हैं वो चले जाते हैं पृथ्वी में और बच जाता है विजातीय आवेश। ठीक, फिर जब कनेक्शन हटा दो तो वो विजातीय आवेश पूरे पदार्थ में फैल जाता है, अर्थात जो अनावेशित पदार्थ हैं वो भी आवेशित हो जाता है। समझ गए बात। तो ये आवेश का आदत किसने लगाया, इसके दोस्त ए ने प्रेरित किया, ए ने, तब तो बी के पास आवेश आया ना। यही कहलाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। समझ गए बात।